सर गांव कनेक्शन 5 साल पूरे कर रहा है। और इस पिछले 5 साल क्योंकि आप बहुत पहले से आपका जुड़ाव रहा है, हम मिलते रहे हैं आपसे। और अगले 5 सालों में गांव कनेक्शन में आप क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं और कैसे आगे बढ़े। जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं और भारत का जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, उसकी उन्नति की जब हम बात करते हैं तो हम 85% कृषि प्रधान भारतवर्ष के गांवों की उन्नति की बात करते हैं। और जाहिर सी बात है, शहरी जो विकास की अवधारणा है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों का अधिक पलायन, ये भी एक खतरनाक संकेत है किसी भी देश की समृद्धि के लिए, प्रदेश की समृद्धि के लिए। आपके अखबार का जो शीर्षक है गांव कनेक्शन, इसने मुझे प्रभावित किया कि अगर शहर का गांव से कनेक्शन नहीं है तो विकास की जो एक गति है, उस अवाध गति को तेज करने में मुश्किल पड़ेगा। इसलिए शहर का और गांव का कनेक्शन, यानी विभिन्न जो विकास की अवधारणाएं हैं उनमें उसका आपस में सहसंबंध, ये एक आज की आवश्यकता है। और जो भारतवर्ष ने के हमारे प्रधानमंत्री ने शहरी जहां आवास योजना करी, वहीं ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण सड़क योजना, उसमें गांव से सड़क, मुख्य सड़क तक उसका कनेक्शन हो, मुख्य सड़क का शहर से कनेक्शन हो। यानी आपका जो गांव कनेक्शन का जो शीर्षक है विकास की अवधारणा का, प्रधानमंत्री ने उसको साकार किया है। समाचार और स्वस्थ पत्रकारिता इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करती है। गांव कनेक्शन का इसमें मैं समझता हूं कि बड़ी उचित भागीदारी है। और अगर लोकतंत्र में पहले तो लोग बोलते थे कि नेकी कर और कुएं में डाल, आजकल इसकी परिभाषा राजनीतिक क्षेत्र में बदल गई है, नेकी कर और अखबार में डाल। अब तो अखबार की जगह स्थान सोशल मीडिया ले रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले रहा है, लेकिन प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में भी आपके गांव कनेक्शन ने बहुत अच्छा काम किया। सर आपने कहा था कि इस बार काफ़ी परिवर्तन करेंगे बोर्ड की परीक्षाओं में, तो क्या तैयारी हो गई है और कैसे नकल पे कैसे लगाम देखिए, 220 दिन तक पाठ्यक्रम में पढ़ाई हो, इसको हमने कड़ाई से सुनिश्चित किया। जुलाई से ही कक्षाएं प्रारंभ हो गई। पढ़ाई होगी तो नकल कम होगी, ऐसा मेरा मानना है। छात्र वहीं पर नकल करते हैं जहाँ पर उनको पढ़ाया नहीं जाता। तो मेरी पहली कोशिश तो एडमिशन पे थी कि हमने छात्रों को आधार से लिंक किया, उनका पंजीकरण किया एडमिशन के समय, जिससे फर्जी छात्र जो बैठ जाते थे एग्ज़ाम में कि किसी छात्र की जगह पे कोई दूसरा छात्र बैठ जाता, तो उस पर अंकुश लगा। दूसरा चीज़ ये हमने किया कि बैठने के बाद हमने सारे जगह पर सीसीटीवी कैमरे के इंतज़ाम कराए। जहाँ सीसीटीवी कैमरा होगा वहीं पर हमारा सेंटर बनाएंगे। 200 मीटर तक प्रबंधक नहीं जा पाएगा एग्ज़ाम के दौरान। 100 केंद्र नहीं होंगे, बालिकाओं के तो 100 केंद्र होंगे, बाकी 100 केंद्र नहीं होंगे। और केंद्रों का निर्धारण ऑनलाइन किया जा रहा है कंप्यूटर के द्वारा, जिसमें पक्षपात तक कोई स्थान नहीं होगा। सर ये सारी इधर गुजरात चुनाव हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, 2019 को कैसे देखते हैं? हमने जो संकल्प पत्र में संकल्प किए हैं, हम उनके अनुसार अपना काम कर रहे हैं। हम सभी जाति, सभी धर्म, सभी क्षेत्र के लोगों, संप्रदाय के लोगों को लेकर प्रधानमंत्री का जो सपना है 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए काम करना, वही योगी जी का सपना है कि 22 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के लिए मिलकर काम करना। हम उसकी ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। सर इस बार गुजरात चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है, क्या वहाँ पे ऐसा क्या रहा? और योगी जी भी जाने वाले हैं, क्या आपकी भी कोई सभाएं हैं क्या, मतलब ऐसा क्या? नहीं, सभी कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम लगे हैं। मैं गुजरात का 3.5 साल प्रभारी रहा हूँ। चूँकि स्थानीय निकाय चुनाव थे यहाँ पे, तो मेरी ड्यूटी लगाई गई और मुझको लगता है कि 5 दर्जन से ऊपर सभाएं मेरी पूरे प्रदेश में हुई हैं। और 5 दर्जन सभाओं के कारण मुझे जो सकारात्मक रुख बीजेपी के पक्ष में देखने को मिला है,
वो एक अलग अनुभव है। वहाँ का प्रभारी रहने के नाते इतना कह सकता हूँ, वहाँ का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर तक बहुत सुदृढ़ है और प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी गुजरात के चहेते हैं और इनका मुकाबला करना किसी के लिए बहुत कठिन है। सर, गुजरात में क्योंकि आप वहाँ के प्रभारी रहे हैं, तो ये पाटीदारों का कितना प्रभाव रहेगा इस बार के चुनाव में? जो रैलियाँ हुई, देखिए 90% जो पाटीदार है वो भाजपा के साथ है, परंपरागत मतदाता है वो भाजपा का। ये अलग बात है कि बीजेपी के साथ ओबीसी भी है, आदिवासी भी है और एससी भी है। जो एक सर समस्या आ रही है, जो हम लोग गाँव में जाते हैं और देखते हैं, शिक्षक हैं पर वो अल्टरनेट डेज पे जाते हैं और वो उनकी कोई छुट्टी कहीं पे नहीं, जैसे होती है। अब बायोमेट्रिक कुछ जगह पे हुआ है और बायोमेट्रिक से उनको रोज़ उपस्थिति दर्ज करानी होगी। हालांकि मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कुछ कड़े कदम मुझे उठाने पड़ रहे हैं और गांव में अध्यापक की जगह दूसरा अध्यापक जाए ये उचित नहीं है। सर, आपकी सरकार ने और केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की थी। एक बड़ा अच्छा कदम रहा है कि आपने किसान आयोग बनाया है। आगे किसानों का कर्ज माफ़ी भी, देखिए किसानों का भी कर्ज माफ़ी को हमने एसेट्स के रूप में लिया है। जब उनका दायित्व बोध कम होगा तो उनमें क्रय शक्ति बढ़ेगी, बैंकों की जो ऋण देय क्षमता है वो बढ़ेगी। बैंकों के पास में हमने जनधन योजना के माध्यम से और तमाम अन्य योजनाओं के माध्यम से, नोटबंदी के पास बैंकों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है और बैंक अब ज़्यादा ऋण देने की क्षमतावान हुए हैं। ऋण प्राप्त करने के बाद में किसान ऋण की ग्रस्तता से, पिछले ऋण से मुक्त होने के बाद किसान के पास में बीज, खाद, सिंचाई के साधनों का प्रयोग करने की क्षमता उसकी बढ़ेगी।